आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो बहुत खास हैं। वो हैं 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर अवधेश कुमार गोस्वामी, जो इन दिनों डीआईजी पीएचक्यू में तैनात हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ हमसे विस्तार न्यूज़ पर बात करने आए। अवधेश जी, आप और हम एक साथ सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। मैं वहाँ से पत्रकार बन के निकला और आप पुलिस ऑफिसर। जी जी जी। तो कैसे आप पुलिस की लाइन आपकी कैसे आ गई? वरना आप तो फिजिक्स से एमएससी कर रहे थे। ब्रजेश जी, आपको शायद याद ना हो, मैं भी पत्रकार बनने की तरफ अग्रसर हो रहा था। इसी दौरान मेरा फिर सिलेक्शन हो गया, मैं फिर पुलिस सेवा में आ गया। और उस समय पत्रकारों को लेके बड़ा, माने इस पेशे को लेके बड़ा भय था। जी, और बहुत सम्मान था। थोड़ी सी जो है वो सम्मान तो था, हाँ। लेकिन एक इनसिक्योरिटी थी भविष्य को अच्छा, जी लेके। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सिलेक्शन हो गया तो फिर पुलिस सेवा ज्वाइन कर ली। तो आपका जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया था। हाँ, यस। क्या बात है। मगर अच्छा, मगर आपने फिजिक्स से एमएससी की है प्रदीप और कृष्णात्रे साहब हुआ करते जी थे जी, उस वो समय। हमारी एचओडी रहे हैं। जी जी। तो आपका कब हुआ, 90 में हुआ या 89 में? 90 98 में, मुझसे 2 साल पहले। जी। क्या बात है। मगर आपने फिजिक्स से एमएससी की है और हिस्ट्री से भी एमए किया हुआ है। वो फिर बाद में जब सिलेक्शन के समय में जब फ्री थे तो हिस्ट्री चूंकि ऑप्शनल हुआ करता था तैयारी के समय, तो उसको मन में आया कि चलिए इसके भी एग्ज़ाम दिए देते हैं, तो उसकी भी डिग्री ले ली थी। अच्छा अच्छा। सागर यूनिवर्सिटी में ये तो मज़ा था कि बहुत सारे विभाग होते हैं और सबके मन में लगता है कि इसकी भी डिग्री ले लें, इसका डिप्लोमा ले लें, तो उसके चलते बहुत आनंद का विषय होता है। मगर ये जो पुलिस है, आप जिस तरीके से पुलिस सेवा में आए हैं, तो कैसा लगा होगा आपको शुरुआत में कि जो फिल्म वाली पुलिस होती है वो अलग होती है और जो असल ज़िंदगी वाली पुलिस होती है वो कितनी अलग होती है? बिल्कुल भी कुछ भी अनुमान नहीं था। जी। हम लोग ऐसे परिवार में हैं जिसमें किसी पिछली कोई जनरेशन में कोई पुलिस में था नहीं। हमने अपना पुलिस स्टेशन भी नहीं देखा हुआ था उस समय की, जिस गोपालगंज थाना हमारा लगता हुआ था, जी। सागर, उसकी भी हमें जानकारी नहीं थी। वो पुलिस की वर्किंग के बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम था। केवल इतना मालूम था कि छात्र आंदोलन में चूंकि हम लोग सक्रिय हुआ करते थे उस समय, तो एक बार एक बड़ा बड़ा लाइन ऑर्डर हुआ था, तो उसमें फिर पुलिस ने हम लोगों को खदेड़ा अच्छा। था। सागर यूनिवर्सिटी में तो होता रहता था। जी जी पिछले दिनों गोविंद राजपूत जी आए थे तो वो भी अपने पुराने किस्से सुना रहे थे कि जी। सागर में हम क्या-क्या करते थे। सागर में छात्र राजनीति बहुत माने एक जी, अलग लेवल पे थी। जी। और सबका, हम लोगों का जो है वो ड्रीम हाँ, उस समय जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो जो लीडर्स थे वो एकदम उनके साथ रहना, जुड़ना, उनके साथ घूमना, बिल्कुल। और देखिए मध्य प्रदेश में इस समय जो बड़े नेता हैं, गोविंद सभी सिंह उस समय राजपूत के देख लेंगे, भूपेंद्र छात्र सिंह, राजनीति के निकले सब हुए। छात्र राजनीति के निकले हुए हैं और सब जी बड़े। जी। तो आपको कहीं मन में शौक आया कि आप भी नेता बने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नेता बनने का तो नहीं था, लेकिन हाँ, वो एक अलग ही दौर था। जी। जब वो चुनाव हुआ करते थे तो फिर सभी उसमें प्रचार करना, उनके साथ रहना, कैंपेनिंग, हाँ, डोर टू डोर, हाँ। होस्टल्स में, मैं हॉस्टल में भी रहा करता जी, था। जी। आप भी उसी हॉस्टल में थे। हम लोग एक ही विंग में रहा करते एक थे। ही विंग में थे। तो हॉस्टल का एक अलग माहौल हुआ करता था उस हाँ, समय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के पहले एक अलग ही, सागर विश्वविद्यालय का एक अलग, बिल्कुल। बहुत ही अलग स्वरूप था। हाँ, काफ़ी सारी भीड़ थी, काफ़ी स्टूडेंट्स थे, मैं चाहे वो हॉस्टल में हों, चाहे यूनिवर्सिटी में हों, सबका एडमिशन्स मिल जाते थे और निश्चित तो आपको क्या लगता है कि सागर यूनिवर्सिटी ने कितना बदला आपको? सागर विश्वविद्यालय का तो बहुत बड़ा रोल है। माने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ही, हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों की नींव तो वहीं पड़ी। और हमारा जो फिजिक्स डिपार्टमेंट था, हमारे एचओडी हुआ करते थे मिस्टर शिव रमन, तो उन्होंने जो नींव दी, एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे साथ में कभी कोई, हमें अच्छे से याद है कि एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि अनएम्प्लॉयड हो, वाह! और सभी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। हुँ, मुकेश तिवारी जी, मुकेश तिवारी का हैं, आशुतोष राणा, आशुतोष राणा। इसके अलावा बहुत, एक रजत शंकर, रजत। एक अवधेश दुबे, जी, जी। पंकज तिवारी, एक मनीष त्रिपाठी। मनीष त्रिपाठी। हाँ, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, कुछ याद नहीं आ रहे हैं, जी, जी। जो कि जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छुआ। नहीं, ये तो है, विश्वविद्यालय से एक ऐसी नींव पड़ती है जिससे हम सब लोग निकलते हैं। आप, ब्रजेश राजपूत जी। नहीं, नहीं, सही है। तो विश्वविद्यालय ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, सब कुछ किया है। मगर क्या लगता है आपको कि अब पुलिस के सामने क्या बड़ी चुनौती है? आप जब पुलिस में आए हैं, आपका लंबा 30 साल का आपका करियर हो गया पुलिस में, आपको कई पुरस्कार मिले हैं। तो
अब पुलिसिंग कितनी बदल गई है? शुरुआत में आपने जो स्टार्ट की थी पुलिस का जॉब, और अब जब आप 5-6 साल बाद रिटायर होंगे तो कितना फर्क आ गया है पुलिस के? बहुत फ़र्क आ गया। हमने जिस समय ज्वाइन किया था उस समय संसाधनों की बहुत कमी थी। इसके अलावा एक जिसको कहना चाहिए कि पुलिसिंग एक अलग ही स्तर की थी, अब बहुत मॉडर्नाइज़ हो गई है। पुलिस के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। साइबर क्राइम जो है ये सब बाद में आया। एक जिसको कहना चाहिए क्राइम करने के तरीके बदले। क्रिमिनल्स जो हैं उनको चेस करना पहले एक परंपरागत तरीके से हुआ करता था, इसके बाद में फिर टेक्निकल सर्विलेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल हो गया। इसी तरह अपराधी भी बड़े अपडेट हो गए। अपराधी भी जो हैं वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने लगे। जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि समय के साथ में जनसंख्या भी बढ़ी, शहर जो है वो महानगरों में बदल गए। उसी हिसाब से जो है वो थाने भी बढ़े, पुलिस फोर्स में भी वृद्धि हुई लेकिन उतनी नहीं हुई, और उस हिसाब से क्राइम के चैलेंजेस भी बहुत कई गुना हो गए। तो लगातार समय के साथ भागते रहना ये ज़रूरी हो गया कि अगर क्रिमिनल्स को चेस करना है तो हमें उसी उसी गति से हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो साइबर क्राइम पर और बाकी जो ऑर्गेनाइज्ड जो गैंग्स हैं उन पे वॉच रखना, उन पे काम करना। वीआईपी सिक्योरिटीज़ का एकदम परिदृश्य बदल गया। बिल्कुल। पहले मुझे ऐसा याद है कि उस दौर में कम्युनल सेंसिटिविटी कुछ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे था। फोकस अभी भी है लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। इंसिडेंट्स जो हैं वो कम है। तो लगभग हर फील्ड में जो है वो बदलाव आया। और ये जो राजनीतिक दखलंदाजी होती है ये बढ़ी है या घटी है पुलिस के काम में? राजनीतिक दखलंदाजी के बारे में मेरा एक डिफरेंट सोच है। मेरा ये मानना है कि ये समय के साथ नहीं बदलती, ये व्यक्ति के साथ बदलती है। ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति के ऊपर ये जो है वो राजनीतिक दखलंदाजी का असर होता है, किसी पर नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है कि उस समय भी कुछ लोग हों जो इसके प्रभाव में रहते हों, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इसके प्रभाव में नहीं आते। आप यहाँ पे आए हैं, साइबर पे आपने बहुत काम किया है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो साइबर क्राइम है वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए? साइबर क्राइम पे बड़ा सीधी सी बात है कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो गैजेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें किन किन सावधानियां ज़रूरी हैं। आप अगर बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल को, अपने ईमेल्स को, अपने पासवर्ड्स को, ओटीपी को, अगर आप जो है वो ये सोचेंगे कि आप थोड़े से कैजुअल हैं और आप उसकी जिस जो है उसको आप इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं, उसको आप गोपनीय नहीं रख पाते, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी लापरवाही वाले व्यवहार की वजह से आपके साथ कोई घटना हो। जी। तो सारा खेल अलर्टनेस का है। समय के साथ आपको, जिस तरीके से समय के साथ आप गैजेट्स को यूज़ करना सीख रहे हैं, उसी के साथ सावधानियां भी सीखना पड़ेंगी बिल्कुल। कि इनको कैसे यूज़ किया जाए, किस तरीके से जो है वो हम अपने जिसको कहना चाहिए पासवर्ड्स को, अपने अकाउंट्स को, अपने गैजेट्स को किस तरीके से जो है वो हमें चलाना है। और जो अब एआई वाले आ गए हैं सिस्टम, डीप फेक से जो नकली वीडियो बनने लगे हैं, तो वो भी पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। एआई के आने के बाद एक अलग ही जिसको कहना चाहिए हमें ना केवल पुलिसिंग के चैलेंजेस बढ़े हैं, बल्कि सामाजिक रूप से हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। हमें अब इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। वो सच नहीं हो सकता। इस बात की पूरी संभावना है कि वो सच ना हो। इतने एडवांस टूल्स एआई के इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं कि वो आपको भ्रमित करने के लिए, किसी भी आम आदमी को, किसी भी आम परिवार को, किसी लड़की को, किसी महिला को भ्रमित करने के लिए या उसके बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैलाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव टूल्स हैं। तो हमें ना केवल उन टूल्स को लेके, एक पुलिस का नज़रिया है, एक समाज का नज़रिया है। हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को
सभी को इस बारे में हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा और समझदारी वाला व्यवहार हमें सभी को अपेक्षित है उसमें। आप बहुत सारी जिलों में भी रहे हैं, कई जिलों में आप एसपी रहे हैं, इंदौर जैसे बड़े शहर में भी आप रहे हैं। खासकर राजगढ़ में भी एक अलग टाइप का ही जिला है वो, राजगढ़ में आप लंबे समय तक रहे हैं। तो वहाँ कुछ चीज़ याद हो, कोई सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाली कोई आपका अभियान हो? राजगढ़ में एक बहुत ही बड़ी सामाजिक कुरीति है, आप सभी जानते हैं, जी। नातरा प्रथा, नातरा प्रथा, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता है और उसमें भी सबसे जो बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है कि परिजन उसमें शामिल रहते। तो उसमें उनका जब तक ब्रेन वॉश ना किया जाए, जब तक उनको इस बात के लिए सेंसिटाइज ना किया जाए, केवल पुलिस या अपराध पंजीबद्ध करके या लड़की को बरामद करके उस कुरीति को समाप्त या उसको जड़ से नहीं जो है ख़त्म किया जा सकता। इस पे हम लोगों ने काम किया था। हमने इसमें 2 पार्ट पे काम किया था। हमने इसमें जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती थी, उसमें हम बहुत ही ब्रूटली एक्ट करते थे। अच्छा। हाँ, हुँ, कई लड़कियों को हम राजस्थान से यहाँ वहाँ से, उसमें हम प्रॉपर एक्शन लेते थे, उसमें केस रजिस्टर्ड करते थे। जो उसमें चेन थी उसमें सभी की गिरफ्तारियाँ होती थी। कोशिश करते थे कि उनकी आसानी से बेल ना हो। जी। और इसमें जो दलाल हुआ करते थे, जो उसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, हुँ। उनको भी हम इसमें बुक करते थे। तो इस तरीके का एक प्रेशर बनाने का प्रयास करते थे कि ये काम अगर करोगे तो बहुत आपको तकलीफ़ होगी। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ वहाँ पे सामाजिक संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनके साथ में गाँव में उनको शिक्षा की तरफ प्रेरित करना। जैसे कहा गया है ना, किसी महापुरुष ने कहा है कि सबसे हर चीज़ का हल अगर किसी चीज़ में है, एक चीज़ में है तो वो है एजुकेशन, बिल्कुल। शिक्षा। हुँ। तो लड़कियों को शिक्षा, उनको शिक्षित बनाना, उनको इस बात का उनके माँ-बाप को एहसास कराना कि जो है इससे आपको नुकसान क्या-क्या है और इससे आप अगर आपकी बच्ची पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आपको नौकरी में जाएगी तो आपके परिवार जो है वो अभी जो जिस काम को आप करके रह रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो। जी, जी। तो उनको सामाजिक रूप से ये नातरा प्रथा का एक ही हल है कि उनके बीच में जन जागृति और महिलाओं की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के बारे में उनको अवेयर करना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको भोपाल में भी लंबा वक़्त हो गया, तकरीबन साढ़े 3 साल से हम लोग आपको भोपाल में देख रहे हैं। हर हर जगह दिखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाली पोज़ीशन पे, सामान्य जगहों पे आप हमेशा ग्राउंड पे दिखते हैं, सड़क पे दिखते हैं। तो भोपाल में पुलिसिंग के क्या चैलेंज हैं? और भोपाल की पुलिसिंग कैसे और जिलों के मुकाबले डिफरेंट है? भोपाल में तीसरी बार पदस्थ हुआ। जी। मैं इसके पहले एडिशनल एसपी भी रहा यहाँ और अभी मुझे बहुत लंबा समय हुआ। मैं मार्च 2023 में मेरी पदस्थापना हुई थी एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में। ये एक अपने आप में बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए चैलेंजिंग पद है। इसमें आपके पास में चूँकि राजधानी है तो बहुत वीआईपी मूवमेंट होता है। मैंने अपने अभी 3.25 साल के कार्यकाल में 14 या 15 पीएम विज़िट, 14 या 15 बार प्रधानमंत्री भोपाल आ चुके इस दौर में। जी। मैंने किसी व्यक्ति को अपने पूरे कार्यकाल में इतनी पीएम विज़िट कराने का मौका नहीं मिलता होगा जी, जितना कि हम बिल्कुल, लोगों ने अभी 14। इसमें बड़े-बड़े आपको याद हो जमहूरी के बड़े-बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन हैं। बिल्कुल। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके अलावा बड़े-बड़े कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए, उन सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराना। इसके अलावा यूएचएम हुँ। केंद्रीय गृह मंत्री जी के और रक्षा मंत्री जी के दौरे यहाँ होते रहते हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे और बहुत सारे वीआईपीज़ का आगमन होता रहता है। लगभग 1200 के करीब झंडे जुलूस, एक साल में झंडे जुलूस, त्योहार, माने ऐसी व्यवस्थाएं, बड़ी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। हाँ, ऑन एवरेज अपन माने तो एक दिन में लगभग 3 का एवरेज बैठता है कि हाँ। जिसको आपको वॉच करना पड़ता है कि सही तरीके से चीज़ें हो जाए। हुँ, सरकार विरोधी प्रदर्शन हैं, सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम हैं, सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम हैं। सारे कार्यक्रमों का स्वरूप जिलों की तुलना में बहुत वृहत होता है हुँ। और कोई भी छोटी सी चूक जो है वो बिल्कुल माने जो है उस क्षम्य नहीं है। अक्षम्य होती है, बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इतना लंबा कार्यकाल जिसमें 3 साल में हर तरीके के त्योहार आए, हाँ, हर समुदाय के त्योहार आए, बड़े-बड़े जुलूस, बिल्कुल। बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शन हुँ, और सभी जो है वो नीचे स्टाफ की दिनों रात की मेहनत। पुलिस में
मैंने ऐसा महसूस किया कि पूरा सिस्टम काम करता है। हम्म, हर कांस्टेबल से लेके और सीनियर ऑफिसर तक सभी अपना 100% देते हैं, तभी इस तरह की व्यवस्थाएं ठीक तरीके से होती हैं। हम्म। भोपाल का कोई ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो जो बहुत उलझा हुआ हो? सेंसेशनल केस मुझे 2 ऐसे याद हैं जिनने एक तरीके से हमें जब तक सॉल्व नहीं हुए तब तक नींद उड़ी रही? नींद उड़ी रही। और मैंने उसके अंदर भावना ये थी कि बच्ची के मामले थे। जब भी किसी छोटे बच्चे का अपहरण या बच्चा नहीं मिलता है, जी। तो मैं हमेशा इस बात का मैंने शुरू से मेरे अंदर ये फीलिंग रही है कि किसी की पीड़ा समझना है तो उसकी जगह खुद को रख के देखो। बहुत बड़ी बात है जी। तो जब 5 साल का बच्चा स्कूल से स्कूल जाए और घर वापस नहीं आए, तो माँ बाप का कलेजा जो मुंह में आ जाता है, वो एहसास आपको होना चाहिए। तब आपके एफर्ट्स में वो इंटेंसिटी आ आएगी जाती है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और आप उस शिद्दत के साथ उसको ढूंढोगे कि जैसे आप ही का बच्चा है। तो ऐसे 2 केस हुए थे। एक हबीबगंज में एक 5 साल की बच्ची जो है, है। वो गायब हो गई थी अचानक। एक दुकान पे सामान लेने के लिए गई और एकदम से फिर उसका कोई पता नहीं चला। उसमें जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो टाइम लाइन का बहुत बहुत महत्व होता है। शुरू का 1 घंटा, बिल्कुल। फिर अगला घंटा, फिर अगला घंटा। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं वैसे वैसे किसी मिसहैप होने की या बच्ची के पहुंच से दूर जाने की संभावना बलवती होती जाती है। तो वो एक एक मिनट जो रहता है वो बहुत भारी रहता है। लेकिन पूरा उसमें फिर बहुत ही मेटिकुलस हम्म, भोपाल की जो पुलिस की शक्ति है, भोपाल पुलिस की शक्ति है कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो हम अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं, सारे पॉसिबल रिसोर्सेज जो रहते हैं हमारे झोंक पास, देते सब हैं। झोंक देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं। यहाँ फिर पूरी जिला जो है वो सब जोन छोड़ के एक यूनिट की तरह काम करता है। बहुत बढ़िया बात। सारे नाकेबंदी, ट्रेन्स, स्टेशंस को लेके और बस स्टॉप से लेके और सीसीटीवी हाँ। और 10-12 टीम जो हैं वो दिनों रात काम करती हैं। क्राइम ब्रांच भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। सारी माने एक एक छोटी से छोटी चीज़ को इतना इतना उसको माने बारीकी से उसके पीछे पड़ा जाता है तब कि जाके वो सब। फाइनली हमने उसको सुबह 5 बजे हम्म, आईएसबीटी से बरामद किया था। बदमाश भाग गया था, वो 1-2 दिन बाद फिर पकड़ा गया। एक थोड़ा सा दिमागी रूप से पागल आदमी था हम्म, जो उस बच्ची को लेके भागा था। वाह। अच्छा, और ये जिस तरीके से इतनी व्यस्तता के बावजूद हम जो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, तो कभी अपने लिए आप लोग समय निकाल पाते हैं क्या? भोपाल में थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ। भोपाल में कांस्टेबल से लेकर सीनियर ऑफिसर्स तक यहाँ माने मेंटली फिजिकली एंगेजमेंट बहुत से। यहाँ पे डे टू डे के इश्यूज हैं। हाँ, लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई एलो है। बिल्कुल। लगभग लगभग प्रतिदिन माननीय सीएम साहब का कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहते हैं। इसके अलावा इतना बड़ा शहर है तो कभी कोई जाम का इशू है तो कभी कोई क्राइम ऐसा हो जाता है कि जिसमें आपको फिर लगना पड़ता लगना है। पड़ता है। तो व्यक्तिगत रूप से समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता और जब समय निकलता है तो क्या करते हैं आप? है। मेरा तो पढ़ने का शौक, मैं एस्ट्रोलॉजी और ये सब, अच्छा। तो माने मैं बहुत सोशल व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। मैं अपना जो है खाली समय में मुझे पढ़ना या कोई रिसर्च करना या कोई होरोस्कोप को देखना और उस पर एनालिसिस करना। अच्छा। तो आपको ये इसकी रुचि कैसे हो गई एस्ट्रोलॉजी की? ये पारिवारिक है। अच्छा। माने मेरे घर में मेरे लगभग घर के सभी सदस्यों को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है इसका। और मेरे फादर अब तो है नहीं, जी। वो भी अच्छी जानकारी रखते थे, अच्छा। तो हम लोगों को ये हेरेडिटी माने एक बेसिक नॉलेज हमें आया। फिर उसके बाद पुलिस में जब आए हाँ। तब इस बात का थोड़ा सा लगा, चीज़ें ऐसी लगी कि कुछ चीज़ें प्रकृति निर्धारित करती है। आपके एफर्ट्स का अपना महत्व है लेकिन डेस्टिनी भी कुछ है। हाँ। तो उस डेस्टिनी के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए एक ही टूल है हाँ। कि उसको एस्ट्रोलॉजी से समझा जाए। तो कभी किसी पुलिस केस में आपकी इस एस्ट्रोलॉजी ने मदद की, या आपने कभी मदद लेने की कोशिश की? मदद लेने की कोशिश की थी। हाँ। मदद लेने की कोशिश मैं ग्वालियर में एडिशनल एसपी सिटी था। मेरे एसपी मकरंद देवस्कर हुआ जी करते जी। थे। हाँ। तो एक बदमाश था, एक सीरियल किलर था, सरमन से भरे। अच्छा।
तो उसने करीब 10-12 मर्डर किए थे, लूट किए थे, बड़ा सेंसेशनल उस समय उसका, जी। यहाँ भोपाल जेल में बंद है। अच्छा। उस समय हम लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, तो एफर्ट्स अपनी जगह चल रहे थे। हाँ। एक बार मेरे और मेरे एसपी साहब, मेरे साहब भी एस्ट्रोलॉजी में, देवस्कर साहब बिल्कुल, भी बिल्कुल। रुचि रखा करते थे, हाँ, हाँ। तो हम लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा था। तो फिर एक व्यक्ति संपर्क में थे मुरैना के, जो काफ़ी अच्छे जानकार थे, तो उनसे बात की गई। उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम बताया था कि इस समय ये पकड़ा जाएगा हाँ। और आप लोग नहीं पकड़ पाओगे, ये कहीं से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो फिर वो सतना में पकड़ा गया एक लूट करते हुए। अच्छा। अच्छा, पढ़ने में क्या पसंद है आपको? जैसे आप अभी भी आए तो मैं तो बहुत वर्सटाइल पढ़ता हूँ, हाँ। मुझे टेक्नोलॉजी पढ़ने में शौक है, नई नई। मुझे जो है वो मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने इतिहास बहुत पढ़ा है। मैं आपके लिए आज संस्कृति के 4 अध्याय देख रहा था, बिल्कुल, तो रामधारी सिंह दिनकर जी तो की। मैंने कहा कि आपके पास पहले से होगी। बिल्कुल। तो नहीं, अभी भी आप जो किताब लेके आए मानस के हंस, वो अमृतलाल नागर जी को कितना पसंद करते हैं आप? अमृतलाल नागर जी को मैंने पढ़ा है, काफ़ी अच्छा। पढ़ा है, बहुत ही, माने उनकी लेखनी का जो प्रवाह है वो अद्भुत मैं है। नाचो बहुत गोपाल, हाँ, मानस के लेकिन राजहंस। मानस के हंस में जो उनका प्रेजेंटेशन है, हाँ। माने मानस का हंस जो है वो तुलसीदास जी की ऑटोबायोग्राफी है, लिखी है इन्होंने। जी। अगर आप उसको साहित्य की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा, हाँ। लेकिन यदि अगर आप स्पिरिचुअल, अब हनुमान जी के भक्त हैं, तो उसमें एक चैप्टर आता है अच्छा। जिसमें तुलसीदास जी की हनुमान जी के साथ पहली मुलाकात जो होती ओह। है, तो वो बहुत ही अद्भुत, हम्म, जिस तरीके से उन्होंने उसको शब्दों में बयां किया है, तो वो आपके लिए माने क्या बात है। गजब। आप पढ़ेंगे तो आप मैं एक्सपीरियंस करेंगे उसको। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर किताब लेके आए हैं। फिल्मों का शौक है कि नहीं आपको? बिल्कुल है। हाँ, सागर में रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। तो फिल्मों में किसे पसंद करते हैं? फिल्म जो एंटरटेनिंग हो, हम्म। क्योंकि निजी जीवन में इतने प्रोफेशनल इतने तनाव हैं कि मन होता है कि कभी जो है वो, तो आपने धुरंधर के दोनों पार्ट देख पाए कि नहीं? धुरंधर के दोनों पार्ट देखे। हाँ, देख। वो उसके देखने के पीछे पर्पस दूसरा था। अच्छा, क्या? हाँ, वो कंट्रोवर्सीज, अगर किसी चीज़ में कोई कंट्रोवर्सी है हम्म। तो उसको समझ के आप उसको एनालाइज तभी कर पाएंगे जब आप उसको एक बार देख लें। तो उसमें जो स्पाई की जिंदगी, इन्फॉर्मर की जो जिंदगी दिखाई गई, क्या बहुत कुछ वैसा ही होता है या कुछ ज्यादा है वो? बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता मैं, हम्म। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का जीवन जो है वो होता होगा। इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं आप? इन दिनों कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बेटी तैयारी कर रही है, तो अभी तो उसी के साथ लगे रहते हैं। अच्छा, मगर मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, तो आप उन पुलिस अफसरों में से हैं जिनको बहुत अवार्ड मिले हैं। आपको राष्ट्रपति पदक भी मिला है, 2 बार आपको गृहमंत्री जी का अवार्ड भी मिला है। तो जब इतनी मेहनत के बाद ये सब जिस तरीके से आपको सराहा जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो कैसा लगता है? स्वाभाविक है, अच्छा लगता है। आपके काम का रिकॉग्निशन जब होता है, हम्म, बड़ी मैं- स्वाभाविक बात है कि आपको अच्छा लगता है। जी, जी। लेकिन ये ज़रूर रहता है कि इस बात का एहसास भी होता रहता है साथ में जी। कि इस जो भी मेहनत, अपनी जो भी सक्सेस रहती है, उसके में बहुत सारे लोगों का रोल रहता क्या बात है, बहुत बढ़िया। है। किसी एक व्यक्ति को कुछ अचीवमेंट होता है, हाँ, लेकिन जो हाँ। टीम पीछे की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती सही। है। तो निश्चित ही बहुत अच्छी बात है, मगर वो लोग जो आपको देख के पुलिस में आना चाहते हैं, उनके लिए कम शब्दों में बड़ी एडवाइस क्या होगी? कम शब्दों में बढ़िया एडवाइस तो थोड़ी सी नॉन, माने जिसको कहना चाहिए, पसंद नहीं आएगी जी, लोगों को। फिर भी। पुलिस एक ऐसी सेवा है, एक नौकरी नहीं, एक ऐसी सेवा है जिसमें कमिटमेंट के साथ में थोड़ा सा एक संवेदनशील व्यक्ति का होना जरूरी है। क्या बात है। अगर आप इसको नौकरी की तरीके से और आप किसी और गोल को दिमाग में लेके आ रहे हैं, भले ही अपने गोल को पा लेंगे, लेकिन आप मानसिक सुकून से दूर रहें। इसमें जो है वो दोनों ही आपके पास रास्ते हैं कि आप अच्छे पुलिस अधिकारी साबित होते होते अगर आप कुछ समाज के लिए या उस पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ कर पाएँ, उस सेटिस्फेक्शन के साथ आप रिटायर्ड हों कि मैंने अपने सीमित शक्तियों में, सीमित संसाधनों में मेरे तक जो आया मैंने उसके साथ न्याय किया, इस फीलिंग के साथ अगर आप विदा हो रहे हैं तो कुछ आपने अपने जीवन में सार्थक किया। नहीं तो फिर आप केवल एक
नौकरी करके चले गए। नहीं, और आपकी इसी अच्छी सुंदर सी कड़वी सी एडवाइस के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं कि आप उन पुलिस ऑफिसर्स में ऐसे हैं जो जिनके पास काबिलियत तो है ही, एक संवेदनशील दिल भी है, क्योंकि आप बहुत पढ़ते भी हैं और अच्छा पढ़ते हैं। संवेदनशील, मैं हमेशा ईश्वर से इस प्रार्थना करता हूँ कि कभी ये दिन आएगा जब जो है वो हर पुलिस वाला जो है वो संवेदना से भरा आम होगा। आदमी को उस पीड़ा को समझेगा कि इसकी जगह 60 साल के बाद मुझे भी खड़ा होना है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आपने बहुत अच्छी बातें की और एक अच्छी एडवाइस दी पुलिस वालों को भी और आम जनता को भी, किस तरीके से संवेदना बहुत जरूरी है। यदि संवेदना होगी तो हर प्रोफेशन वाला ऐसे ही चमकेगा, रास्ता निकल आएगा जैसे कि आप यहाँ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, नमस्कार। थैंक यू। तो ये थे अवधेश गोस्वामी, जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर हैं। अगली बार किसी और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।